हाय, दिस इज अनीशा जरसीना एंड आज मैं यहाँ पे आपको मनी मार्केट पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने 3 बैंक एग्जाम्स क्लियर किए हैं अभी तक के, एसबीआई क्लर्क 2016, आईबीपीएस एसओ 2017 और आईबीपीएस पीओ 2020। और मैं आपको मनी मार्केट इसलिए पढ़ाने वाली हूँ आज क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जीए का एक ग्लिम्स लें कि जीए कैसे पढ़ा जाता है। मतलब जीए में जो बैंकिंग के टॉपिक्स आते हैं उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें समझने वाले, याद करने वाले, वो सारी चीज़ें। इसलिए आज मैं आपको मनी मार्केट पढ़ाना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो मनी मार्केट जो है ये फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट होता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जैसे आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आप कई सारी चीजें लेते हैं। आप वेजिटेबल मार्केट में जाके वेजिटेबल्स लेते हैं, क्लॉथ मार्केट में जाके आप क्लॉथ लेते हैं। बस वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट भी एक तरह का मार्केट होता है जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, फाइनेंस का लेन देन होता है। फाइनेंस के लेन देन से मतलब होता है आपका बोरोइंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें फाइनेंशियल मार्केट में आती हैं। जब भी आप बोरोइंग करते हैं, लेंड करते हैं पैसे किसी को, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, ये आपका फाइनेंशियल मार्केट में आता है। अब फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। अब ये मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी बहुत लंबे समय के लिए, मतलब आपको 10 साल के लिए पैसे की जरूरत है, आपको उधार लेना है किसी से और आपको जरूरत है उस पैसे की, लेकिन आप 10 साल से पहले उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये इतने लंबे समय के लिए हो गया। ये आता है आपका कैपिटल मार्केट में। और जब आपको पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आपको अभी 10,000 रुपए की जरूरत है, आपने अपने किसी दोस्त से मांगे और आप उसको 3 महीने में वापस कर देंगे, या 1 साल से पहले कभी भी आप उसको वो पैसा रिटर्न कर देंगे, तो वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसको कहते हैं मनी मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इसमें जो क्या बोलते हैं, इसको जो रेगुलेट जो करते हैं वो होता है कि मनी मार्केट को हमेशा आरबीआई रेगुलेट करता है और कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। आई होप आपको आरबीआई एंड सेबी के फुल फॉर्म्स तो पता ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं और बहुत वास्ट टॉपिक हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आपको मनी मार्केट ही पढ़ाऊंगी, सिर्फ कैपिटल मार्केट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज मनी मार्केट? तो मनी मार्केट के डेफिनेशंस तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कई सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, विकिपीडिया पे, इन्वेस्टोपीडिया पे बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे भी जो डेफिनेशन लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं, पर जो मेन डेफिनेशन होता है मनी मार्केट का वो ये होता है कि जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है तो आप जो फंड रेज करते हैं उसको मनी मार्केट कहा जाता है। मतलब आप जहां से आप फंड रेज करते हैं उसको मनी मार्केट कहा जाता है। जब आपको 1 साल या उससे कम समय के लिए पैसे उधार लेने हैं और आप 1 साल से पहले उस पैसे को रिटर्न कर देंगे तो वो आपका मनी मार्केट में आ जाएगा। ये एकदम शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट सा डेफिनेशन है मनी मार्केट का, ये याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने पैसे उधार लिए, जहां से पैसे उधार लिए वहां को उसको मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट टर्म ही आया है शॉर्ट टर्म के लिए। आप बस इतना समझ लीजिए कि फाइनेंशियल मार्केट है, पिताजी हैं, उसके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा है कैपिटल मार्केट, छोटा बेटा है मनी मार्केट। अब जो बड़ा बेटा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जहां पे पैसे रेस किए गए वो होता है कैपिटल मार्केट, और छोटा बेटा मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल रेस किए गए वो हो गया मनी मार्केट। ये चीज याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो शॉर्ट टर्म मार्केट लिखा है फर्स्ट पॉइंट, मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। 1 साल या उससे कम के लिए जब भी आप पैसे उधार लेते हैं या लेंड कर रहे हैं तो वो आपका होता है मनी मार्केट। और 1 साल से कम मतलब कि 361 डे टू 364 डेज, ये हमेशा याद रखिएगा। 1 डे टू 364 डेज के लिए जब भी आप पैसे रेज करते हैं तो वो आपका मनी मार्केट में आता है। अब आप सोच रहे हो कि ये 364 डेज कहाँ से आए, क्योंकि 1 साल में तो 365 डेज होते हैं और लीप ईयर हो गया तो 366 डेज हो जाएंगे। पर 364 डेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप पैसा उधार लेते हैं, अगर आप 1 साल के लिए लिए हैं पैसा उधार, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को उधार लिया और
आपको 31 दिसंबर को वो पैसा रिटर्न करना है। तो जो 31 दिसंबर है वो हो जाएगा आपका 365 डे, और 30 दिसंबर आपका हो जाएगा 364 डे। तो 30 दिसंबर तक के लिए आपने उस पैसे को लैंड किया, बोरो किया हुआ है, एंड वो हो गया आपका 364 डे। और 31 दिसंबर को तो आपको वो पैसा रिटर्न करना है। तो 31 दिसंबर जो 365th डे है साल का लास्ट डे, तो उस दिन तो आपको पैसा रिटर्न करना है। उस दिन तो पैसा आपके पास है ही नहीं ना, वो तो आपको रिटर्न करना है। इसलिए हमेशा इसमें कहा जाता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, जहाँ पे 1 डे टू 364 डेज के लिए पैसे जब आप बोरो करते हैं वो होता है शॉर्ट टर्म मार्केट। यहाँ पे कभी भी 365 डे का यूज नहीं होता, हमेशा 364 डेज का यूज होता है। या तो मैं यहाँ पे 364 डेज बोलूंगी या 1 ईयर बोलूंगी, आप बात समझ जाइएगा कि वो एक ही बात है, या वो 1 ईयर की ही बात की जा रही है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। ये तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये सीधा सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर ये हाईली लिक्विड मार्केट है। हाईली लिक्विड मतलब इकोनॉमी के टर्म में लिक्विड जो होता है वो पैसे को कहा जाता है, क्योंकि पैसा ही यहाँ पे बह रहा है, पैसे का ही लेन देन हो रहा है। तो ये हाईली लिक्विड मार्केट है। हाईली लिक्विड इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप एक दिन के लिए भी बोरो करते हैं, एक साल के लिए भी बोरो करते हैं, 3 महीने के लिए, 4, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है आज बोरो किए कल रिटर्न कर दिए। मतलब बैंक हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, गवर्नमेंट है, सब एक दिन के लिए बोरो करते हैं। ओवरनाइट बोरो किए, आज कर रहे हैं कल रिटर्न कर दिए, आज बोरो किए 3 महीने बाद रिटर्न कर दिए। तो इसलिए इसको हाईली लिक्विड मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली पैसे का लेन देन होता रहता है। डिस्काउंटेड प्राइस ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी इस पॉइंट को रहने देते हैं। उसके बाद फिर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आरबीआई, क्योंकि वो मनी मार्केट का रेगुलेटर है, तो आरबीआई को तो पार्टिसिपेट करना ही है। मनी मार्केट में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, कहीं भी कोई भी लैंडिंग या बोरोइंग हो रही है, तो आरबीआई को का इंटरफेरेंस होता ही है वहां पे। उसके बाद फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंटिटीज, बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, हम जैसे लोग, मतलब मैं हो गई, आप हो गए, जो नॉर्मल पब्लिक है, मनी मार्केट में हमारा कोई रोल नहीं रहता है। हम डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ये समझ सकते हैं आप। डायरेक्टली हम जैसे हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते मनी मार्केट में, कोई कुछ परचेज नहीं कर सकते, टी बिल नहीं ले सकते, हम रेपो पे लोन नहीं ले सकते, तो हमारा कोई इसमें रोल नहीं है ज्यादा। इसमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनका रोल होता है, ये मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं मनी मार्केट में। और प्राइमरी डीलर्स आप जानते होंगे या सुने होंगे, 1995 में प्राइमरी डीलर्स का कॉन्सेप्ट आया था। ये एनबीएफसीज होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, यही इनका काम होता है। प्राइमरी डीलर्स में आप कंफ्यूज ना हो, ये लोन लेते हैं, मतलब लोन प्रोवाइड भी करते हैं, लोन लेते भी हैं गवर्नमेंट से। इनका मेन जो काम होता है ना, वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना गवर्नमेंट से और उसको मार्केट में सेल करना, ये प्राइमरी डीलर्स का काम होता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मतलब बैंक्स और उनके अलावा और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआरडीआई है, नाबार्ड है और सिडबी है, तो अदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसमें आएंगे। उसके बाद अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है साधन। जब हमको लोन की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाएंगे सबसे पहले तो हम अपने पापा के पास जाएंगे, उसके बाद पापा ने दे दिया, नहीं दिया, दिया, जो भी है। उसके बाद भी और पैसे की जरूरत है तो भाई के पास जाएंगे, भाई से भी मिल गया। और जरूरत है दोस्तों के पास जाएंगे, उसके बाद फिर और जरूरत है, तब हम किसके पास जाएंगे? तब फिर हम किसी ऐसे को पकड़ते हैं जो पैसा दे सकते हैं, जिनके पास है पैसे और वो दे सकते हैं। हाँ, कुछ इंटरेस्ट लेंगे बदले में, लेकिन दे सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए साधन है, मतलब हमारे पापा, भाई, दोस्त, जो भी ये हमारे साधन है जिनसे हम पैसे बोरो कर सकते हैं। उसी तरह से मनी मार्केट में कई सारे ऐसे साधन होते हैं जिनसे जो बैंक्स हैं या कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं या गवर्नमेंट है, इन लोग पैसे बोरो करते हैं, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट में। ये अलग अलग होते हैं। मनी मार्केट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे पैसे बोरो किए जाते हैं, पर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स के लिए, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग होते हैं। जैसे इसमें कॉल मनी मार्केट आ गया, आपका रेपो ऑपरेशन हो गया, और टी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। लेकिन डिफरेंट पार्टिसिपेंट के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये नहीं कि रेपो
रेट से लेके आप गवर्नमेंट भी उसी पे ले रही है, बैंक्स भी उसी पे ले रहे हैं, कॉर्पोरेट्स भी उसी पे ले रहे हैं, ऐसा नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बैंक की बात करते हैं कि बैंक को जब पैसे की नीड होती है तो वो किसके पास जाता है। अब ये बात तो आप सभी को पता होगी कि जो आरबीआई है वो बैंक का पापा है, ठीक। ये तो सब जानते हैं कि बैंकों को रेगुलेट करने वाला आरबीआई है। बिना आरबीआई की परमिशन के बैंक कुछ कर नहीं सकते, तो आरबीआई क्या हुआ, आरबीआई बैंक का पापा हुआ। क्योंकि हम भी अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते, बस उसी तरह से बैंक्स भी आरबीआई की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब बैंक को पैसे की नीड होती है ना, तो वो जाता है अपने पिताजी के पास, मतलब आरबीआई के पास। अब आरबीआई उसको कैसे लोन देगा, तो आरबीआई 3 तरह से बैंकों को लोन देता है। सबसे पहले तो वो बैंकों को लोन देता है रेपो रेट पे। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑफर या रीपर्चेज ऑप्शन, जो भी कह सकते हैं आप। तो रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में आरबीआई बैंक्स को 90 डेज के लिए लोन देता है। मतलब 90 जो भी रेपो रेट चल रहा है 4% चल रहा है, तो रेपो रेट पे जब भी बैंक लोन लेते हैं तो वो 90 डेज के लिए लोन लेते हैं आरबीआई से। और इसलिए तो ये 1 साल से 90 डेज मतलब 1 साल से कम के लिए, तो ये मनी मार्केट में आता है। उसके बाद फिर आता है बैंक रेट। जब भी 90 डेज से ऊपर हुआ, मतलब बैंक रेट एक्चुअली में कोई रेट नहीं है, मतलब बैंक रेट पे कोई लोन नहीं लेते हैं। रेपो रेट पे जब लोन लेते हैं बैंक्स आरबीआई से और 90 डेज में अगर उसको रिटर्न नहीं कर पाए, तब फिर वो बैंक रेट लगना स्टार्ट हो जाता है। बैंक रेट एक तरह की पेनल्टी होती है जो बैंकों पे लगाई जाती है जब 90 डेज पे वो पैसे रिटर्न नहीं करते हैं। मतलब 90 डेज तक 4% का इंटरेस्ट लगा बैंक के ऊपर, उसके बाद 90 डेज के बाद भी अगर वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं रेपो रेट पे जो लोन लिए हैं उसको, तब फिर 4.25 जो भी बैंक रेट है उस टाइम का, अभी 4.25, तो वो लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है, हो गया आपका रेपो रेट और फिर बैंक रेट। उसके बाद फिर थर्ड होता है एमएसएफ। एमएसएफ के लिए लोन लेते हैं, वो होता है 1 नाइट के लिए, मतलब आज लोन लिए और कल रिटर्न कर दिए। जो इमरजेंसी में पैसे की नीड होती है ना जब बैंक को, तब बैंक एमएसएफ पे लोन लेते हैं आरबीआई से, उसको बोलते हैं, मतलब अभी एमएसएफ चल रहा है 4.25, बैंक रेट और एमएसएफ हमेशा सेम होते हैं और रेपो से ज्यादा होते हैं हमेशा। और अब आप सोच रहे हो कि रेपो और एमएसएफ में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बैंक चाहे तो रेपो पे भी लोन ले सकता है, उसको क्या है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट में लोन ले रहा है, भले ही एक दिन के लिए पैसे की नीड है, लेकिन वो रेपो पे भी तो लोन ले सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, रेपो पे और एमएसएफ में डिफरेंस ये है कि रेपो जो होता है वो रीपर्चेज ऑफर होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो उसको सेल करता है आरबीआई को और बदले में पैसे लेता है आरबीआई से। लेकिन ये रीपर्चेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना बैंक और आरबीआई के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है कि बैंक उन सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो वो आरबीआई को सेल किया उसको वो रीपर्चेज करेगा, पैसे वापस जब भी करेगा तो वो उन सिक्योरिटीज को रीपर्चेज करेगा, और ये प्री डिसाइडेड प्राइस पे अग्रीमेंट साइन होता है, जहाँ पे बैंक के ऊपर ये कंपल्शन रहता है कि उसको रीपर्चेज करना ही है। और एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ में कोलैटरल रखता है, जो भी बैंक के पास सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई के पास कोलैटरल रखता है। कोलैटरल आप समझते होंगे, जो गिरवी रखते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जब लोन लेते हैं तो गोल्ड लोन हो गया या हाउसिंग लोन हो गया, मतलब कुछ भी गिरवी रख के जब लोन ले रहे हैं ना उसको कोलैटरल कहा जाता है। एमएसएफ में बैंक सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास गिरवी रखता है और एक दिन के लिए ओवरनाइट लोन लेता है आरबीआई से, ये होता है एमएसएफ। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं कॉल मनी मार्केट। जब बैंक को और पैसे की नीड है, मतलब अब बैंक तो हो गया आरबीआई से ले लिया पैसे, अब उसके बाद भी बैंक को पैसे की नीड है, तब वो कहाँ जाए, तब फिर वो जाता है अपने भाई बंधुओं के पास या अपने दोस्तों के पास। तो अब यहाँ पे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई को पैसे की जरूरत है, आरबीआई से ले लिया, अब वो कहाँ जाए, अब वो जाएगा पीएनबी के पास पैसे के लिए। तो यहाँ पे आता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। ये एक सिंपल सा है, सीधा सिंपल सा लॉजिक है इसमें। कॉल मनी में एक दिन के लिए, जब मतलब जब भी आप आज लोन लिए और कल आपको रिटर्न करना है, तो वो हो जाता है आपका कॉल मनी। नोटिस मनी में 2 to 14 डेज और टर्म मनी में 15 डेज to 1 ईयर। यहाँ पे कोई भी कोलैटरल नहीं लगता है और यहाँ पे कोई रेट भी फिक्स नहीं रहता है कि आपको कितना चार्ज कर रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। बैंक अपने हिसाब से यहाँ पे चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और यहाँ पे आरबीआई का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहाँ पे बैंक टू बैंक
ही होता है सारा लेन देन, आरबीआई का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। बस आपको 1 दिन के लिए लेना है या 14 दिन के लिए लेना है या 1 ईयर के लिए लेना है, जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो वो बैंक ही अपना इंटरेस्ट डिसाइड करता है। हाँ, ये है कि आप कितना बोरो कर सकते हैं कॉल मनी मार्केट में और कितना लैंड कर सकते हैं, इसकी लिमिट फिक्स है, ये आरबीआई ने फिक्स करके रखा है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए आप, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है वो अपने कैपिटल का 125% बोरो कर सकता है और 50% लोन दे सकता है, लैंड कर सकता है। अब ये कैपिटल क्या है, तो कैपिटल जो बैंक की ओवरऑल कैपिटल होती है ना, टायर 1 और टायर 2 कैपिटल दोनों को मिला के, मतलब अब टायर 1 कैपिटल जो बैंक का अपना पैसा होता है, जो उसका कोर मनी होता है, मतलब जो शेयर कैपिटल हो गया एंड जो बैंक के रिजर्व्स होते हैं, डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, वो सारी वो हो गए टायर 1। और टायर 2 जो बैंक के लोन्स होते हैं, मतलब बैंक के पास जो है लॉस कवर करने के लिए गवर्नमेंट से लोन लिए हैं, आरबीआई से लोन लिए हैं, तो वो टायर 2 में आता है। ठीक, तो ये हो गया बैंक का जो कैपिटल है, ओवरऑल कैपिटल है टायर 1 प्लस टायर 2 मिला के, उसका 125% बैंक बोरो कर सकता है और 50% लेंड कर सकता है कॉल मनी मार्केट में। ये सिर्फ कॉल मनी मार्केट के लिए है ये लिमिट जो मैं बता रही हूँ अभी आपको। उसके बाद फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स अपने एग्रीगेट डिपॉजिट का 2% बोरो कर सकते हैं। अब एग्रीगेट डिपॉजिट क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जो भी डिपॉजिट्स आए हैं, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, उस ओवरऑल जो डिपॉजिट है उसका 2% कोऑपरेटिव बैंक बोरो कर सकता है और लैंडिंग के लिए कोऑपरेटिव बैंक पे कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद फिर प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स हमने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करते हैं आरबीआई से और फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, वो होते हैं प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स अपने नेट ओन फंड का 225% बोरो कर सकते हैं और 25% लैंड कर सकते हैं। अब नेट ओन फंड क्या होता है, नेट ओन फंड जो प्राइमरी डीलर्स के पास उनका खुद का पैसा जो होता है, मतलब जो भी उन्होंने कैपिटल लगाया, उस कैपिटल में जो इन्वेस्ट करना है उनको, या जो भी लोन है वो चुकाने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट उनको करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करना है, वो सब हटा के जो उनके पास बचा है पैसा, अभी जो कैपिटल उनके पास बचा है, उसको नेट ओन फंड कहा जाता है। अपना पैसा जो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना है उनको, वो उनके पास रिजर्व है, वो होता है नेट ओन फंड। तो नेट ओन फंड का 225% बोरो कर सकते हैं और 25% लैंड कर सकते हैं। ये हो गया कॉल मनी मार्केट का लिमिट जो आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है, बोरोइंग लिमिट एंड लैंडिंग लिमिट। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है ये, और नहीं तो इंटरव्यू में तो पूछ ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है समझना अगर आप बैंक एस्पिरेंट हैं तो। तक तो हमने बात की कि बैंक कैसे आरबीआई से पैसे रेज करता है और कैसे बैंक अदर बैंक से पैसे रेज करता है। अब हम बात करते हैं कि बैंक पब्लिक से पैसे रेज करता है। अब बैंक ने आरबीआई से पैसे ले लिए, अपने दोस्तों से पैसे ले लिए, अब और पैसे की नीड है, अब कहाँ जाए, तो अब बैंक उन लोगों के पास जाता है जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं और वो लैंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आती है जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक में हम लोग नहीं आते हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, टाटा अंबानी टाइप के लोग, तो यहाँ पे उन लोगों का रोल आता है। अब बैंक पब्लिक से कैसे रेज करता है पैसे, तो यहाँ पे बैंक इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब होता ये है कि मान लीजिए कोई भी बैंक है, पीएनबी है, पीएनबी को पैसे की नीड है। अब वो मान लीजिए उसको 1000 करोड़ चाहिए। अब 1000 करोड़ चाहिए, वो क्या करेगा, तो वो एक बॉन्ड बॉन्ड नहीं कहना चाहिए, मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक लेटर इशू करता है। मतलब वो पब्लिक में ये बोलेगा कि हमको 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो भी हमको 1000 करोड़ रुपए देगा हम उसको 6% का इंटरेस्ट देंगे, और ज्यादा दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए, बस 1 साल में उनके पैसे वापस। तो अब मुकेश अंबानी आएंगे, बोलेंगे ये स्कीम तो अच्छी है, हमारे पास 1000 करोड़ रुपए है भी अभी, और अभी हमको जरूरत नहीं है अपने बिजनेस में डालने के लिए, तो मुकेश अंबानी उसको दे देगा 1000 करोड़ रुपए। लेकिन अब वो पीएनबी से बोलेगा कि प्रूफ क्या है कि हमने तुमको 1000 करोड़ रुपए दिए और तुम हमको रिटर्न कर दोगे। तो पीएनबी ये सारी बातें एक पेपर में लिख के देगा, स्टैम्प पेपर में लिख के, कि हमने मुकेश अंबानी से 1000 करोड़ रुपए लिए हैं, हम उसको इतने दिन में पैसे वापस कर देंगे और उस पे 6% का ब्याज देंगे। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो बैंक इशू करता है पब्लिक से पैसे रेज करने के टाइम पे पेपर इशू करता है, उसको बॉन्ड पेपर, उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मतलब बैंक्स, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, आरआर, हाँ आरआरबीज, ये सारी हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब जो कॉमर्शियल बैंक्स नहीं है, लाइक नाबार्ड, सिडबी, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। तो ये भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं जब भी उनको पैसे की जरूरत होती है। इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1989 में, और इसमें 1 लाख या उसके मल्टीपल के अमाउंट में ये इशू होता है। मतलब 1 लाख से कम में कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं होता है, और 1 लाख से ऊपर भी 1 लाख के मल्टीपल, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, ऐसे ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इतने अमाउंट के इशू हो सकते हैं। पर अगर आप बोलेंगे 1,50,000 का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना है, तो वो नहीं हो सकता है। 1 लाख के मल्टीपल में ही ये इशू होगा, और इसकी मैच्योरिटी अलग अलग होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, वो 1 साल या उससे कम के लिए होते हैं, 364 डेज या उससे कम के लिए होते हैं। पर यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि बैंक जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है ना, तो वो 7 डेज to 1 ईयर के लिए करता है। मतलब 7 दिन तक के लिए भी कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे, और 364 डेज के लिए भी कर सकते हैं। 7 दिन से कम के लिए नहीं होता है, ये 7 दिन के लिए ही होता है, 7 दिन और 364 डेज के लिए। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जब इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो 1 साल से 3 साल के लिए होता है। मतलब 1 साल से पहले कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है उसका, और 1 साल के बाद 3 साल तक के आप कभी भी उसको मैच्योर करवा के तोड़वा सकते हैं, मतलब आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इशूड ऑन डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, हाँ ये वो पॉइंट है जो हमने फीचर में कहा था कि बाद में इसको बताएंगे। तो ये इशूड टू ऑन डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप मार्केट गए, 10,000 का मोबाइल लेना है आपको। अब वो मोबाइल का रेट तो 10,000 है, लेकिन दुकानदार ने कहा कि नहीं भैया, ये मोबाइल पे डिस्काउंट चल रहा है, और हम आपको ये मोबाइल, हम आपको मतलब 10% का डिस्काउंट चल रहा है, मान लीजिए 1,000 कम हो गया उसमें, और 9,000 में मिल रहा है मोबाइल। तो दुकानदार ने कहा कि हम आपको ये मोबाइल 9,000 में बेचने के लिए रेडी हैं। तो ये होता है फेस इशूड ऑन डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, जैसे हमने बताया कि पीएन मतलब मुकेश अंबानी आके पीएनबी के पास बोलेगा कि ठीक है, हम आपको 1,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और हमको 6% का इंटरेस्ट दे दो उस पे। तो वो 6% का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, जब पीएनबी उससे 1,000 रुपए ले रहा है मुकेश अंबानी से। तो 1,000 पे 6% का डिस्काउंट, मतलब कि 600, सॉरी 600 नहीं, 60 रुपए, 60 रुपए का डिस्काउंट। तो पीएनबी उससे मुकेश अंबानी से पूरे 1,000 रुपए नहीं लेगा, वो उससे लेगा 940 रुपए, 940 रुपए लिया, और उसके बाद फिर जो 60 रुपए जो बच गए हैं वो उसको डिस्काउंट कर दिया। और जब पीएनबी उसको रिटर्न करेगा मुकेश अंबानी को, तो पूरे 1,000 रुपए रिटर्न करेगा। तो जो 60 रुपए बच गए ना बीच के, जो 60 रुपए एक्स्ट्रा दिया है पीएनबी उसको, वो होता है उसका प्रॉफिट। ये होता है डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। मतलब कि फेस वैल्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर 1,000 रुपए है, तो जो भी उसमें आप मतलब बैंक जो भी उस पर इंटरेस्ट दे रहा है आपको, वो पहले ही उसको माइनस कर लेगा, और आपसे पूरा अमाउंट ना लेके माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है, 100 रुपए है अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की फेस वैल्यू, और 10% उस पर इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, तो उसमें वो आपसे 90 रुपीज लेगा, और वो रिटर्न करने के टाइम पे आपको 100 रुपीज रिटर्न करेगा। तो ये ऐसे इसमें प्रॉफिट बनता है, और यही होता है डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब हम आते हैं कॉर्पोरेट से। अब बैंक की बात खत्म हो गई, बैंक कैसे कैसे कहाँ से पैसे रेज करेगा ये हमने आपको बता दिया। अब आते हैं कॉर्पोरेट पे। तो कॉर्पोरेट में जो बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज होते हैं, जिनको पैसों की जरूरत होती है, रिलायंस हो गया, टाटा है, विप्रो है, कोई भी है, मतलब ये सारी कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज, इनको पैसे की जरूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ये 2 तरीके से पैसे रेज कर सकते हैं मार्केट से। एक होता है कॉमर्शियल पेपर, और एक होता है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट वही है जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का है। इसमें इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1990 में। पहले ये याद रखिएगा, सबसे पहले आया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1989 में, और उसके बाद फिर आया कॉमर्शियल पेपर 1990 में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इजी। पहले बैंक ने इशू किया, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट ने इशू किया, उसी को कॉपी करके ये याद रखिएगा। तो याद रहेगा कि पहले 89 में बैंक ने इशू किया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
उसके बाद फिर 90 में कॉर्पोरेट ने इशू किया कॉमर्शियल पेपर, इशूड बाय कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज, मतलब उनके बिहाफ में बैंक्स ही इशू करते हैं। मुकेश अंबानी खुद से आके नहीं बोलेगा कि लो मेरे से ये कॉमर्शियल पेपर है, ये ले जाओ, मेरे को पैसे दे दो, ये नहीं होता है। उनके बिहाफ में बैंक्स इशू करते हैं। इसका अमाउंट होता है 5 लाख एंड मल्टीपल, मतलब जैसे हमने बताया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 1 लाख एंड मल्टीपल पे ही इशू होता है, वैसे ही कॉमर्शियल पेपर 5 लाख और उसके मल्टीपल पे इशू होता है। ना 5 लाख से कम पे सर्टिफिकेट कॉमर्शियल पेपर इशू हो सकता है, और ना ही 1 लाख 2 लाख या 6 लाख 7 लाख, ये नहीं, 5 लाख और उसके मल्टीपल पे ही कॉमर्शियल पेपर इशू होता है। और इसकी मैच्योरिटी 7 days to 1 year की होती है, इसकी भी मैच्योरिटी। इसमें भी वही सेम है, डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा वही है, बस ये कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं इसलिए कॉमर्शियल पेपर हो गया, वो बैंक से इशू करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जहां पे कॉमर्शियल लग गया वो होता है कॉर्पोरेट का, ये याद रखिएगा। बिजनेस एंटिटीज को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो जो इशू कर रहे हैं बॉन्ड, वो होता है कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, वहां पे कॉमर्शियल लगता है। कॉमर्शियल पेपर हो गया। अब कॉमर्शियल बिल की बात करते हैं, ये थोड़ा समझने वाला है। कॉमर्शियल बिल में क्या होता है, मान लीजिए रिलायंस को पैसे की जरूरत है, नहीं सॉरी, मान लीजिए रिलायंस ने कुछ भी परचेज किया है, कोई सामान परचेज किया है विप्रो से, ठीक। अब विप्रो से उसने सामान परचेज किया 100 रुपए का, और रिलायंस उसको बोल रहा है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं ये क्रेडिट पे ले जा रहा हूँ और आपको ये 100 रुपए मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा। अब विप्रो को 100 रुपए की जरूरत है अभी, मतलब ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक्चुअली में 100 रुपए की जरूरत तो विप्रो को कभी नहीं पड़ेगी, ठीक। अब 100 रुपए की जरूरत है विप्रो को अभी, लेकिन रिलायंस तो उसको 3 महीने बाद देगा, ये बोला है। तो विप्रो क्या करेगा, रिलायंस तो उसको एक पेपर में लिख के दे दिया कि मैंने विप्रो से इतना इतना सामान खरीदा है 100 रुपए में, और 3 महीने में मैं उसको वो पैसा रिटर्न करूंगा। अब ये जो पेपर पे लिख के दिया है ना रिलायंस विप्रो को, इसको कहते हैं ट्रेड बिल। अब ये ट्रेड बिल लेके विप्रो को अभी है जरूरत 100 रुपए की, अब ये ट्रेड बिल लेके विप्रो जाता है एसबीआई के पास, एसबीआई को बोलता है कि देख भैया मेरे को 100 रुपए की जरूरत अभी है, लेकिन मैं मेरे पास मतलब आप ये रखो, ये ट्रेड बिल आप रखो और मेरे को 100 रुपए दे दो। तो ये ट्रेड बिल, यहाँ पे ये ट्रेड बिल बनता है कॉमर्शियल बिल। जब कोई भी कंपनी जब बैंक के पास ट्रेड बिल को गिरवी रख के पैसे लेती है ना, तो यहाँ उसको कहते हैं कॉमर्शियल बिल, उस ट्रेड बिल को अब कहते हैं कॉमर्शियल बिल। तो ये यहाँ पे आता है कॉमर्शियल बिल का कॉन्सेप्ट, और यहीं पे आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट। जब उस ट्रेड बिल पे एसबीआई तो उससे ले लिया, एसबीआई मान लिया कि ठीक है हम विप्रो को 100 रुपए दे देंगे, और बाद में 3 महीने बाद जो रिलायंस विप्रो को देने वाला था 100 रुपए, वो विप्रो को ना देके वो एसबीआई को दे देगा, तो ये एसबीआई का हो जाएगा। लेकिन एसबीआई तो अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, एसबीआई थोड़ी ना उसको फ्री में दे देगा कि हाँ भैया ले तू रख ले 100 रुपए और मेरे को 3 महीने बाद मैं रिलायंस से ले लूंगा पैसे 100 रुपए वापस अपने, ये तो नहीं। एसबीआई तो अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको तो अपना प्रॉफिट कमाना है। तो एसबीआई क्या करेगा, फिर ये डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है। एसबीआई विप्रो को 100 रुपए पूरे ना देके 90 रुपीज देगा, मतलब अगर एसबीआई उससे 10% चार्ज कर रहा है कि 10% मेरा इंटरेस्ट है, तो एसबीआई उसको 100 रुपए ना देके 90 रुपीज देगा कि ये 90 रुपए विप्रो रखेगा, और उसके बाद फिर जब 100 रुपए रिलायंस उसको एसबीआई को देगा तो एसबीआई अपना इंटरेस्ट ले लेगा उससे, मतलब एसबीआई तो पूरे 100 रुपए ले लिया ना, तो एसबीआई को उसका प्रॉफिट मिल गया। ये इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जो एसबीआई ने 100 रुपए में 10% कट करके विप्रो को दिए ना 90 रुपीज, ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यहाँ पे आता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कॉमर्शियल बिल का। इस तरह से कॉर्पोरेट पब्लिक से पैसे लेता है, मतलब फंड रेज करता है कॉमर्शियल पेपर इशू करके और कॉमर्शियल बिल इशू करके। अब आता है गवर्नमेंट की बात करते हैं। अभी तक अब हमने क्या क्या बात कर ली, हमने कर लिया बैंक कैसे पैसे रेज करते हैं, कॉर्पोरेट्स कैसे पैसे रेज करते हैं। अब आ जाता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसे रेज करेगा, गवर्नमेंट लेता है आरबीआई से पैसे। आपने सुना होगा आरबीआई जो होता है ना वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आरबीआई ही उनका पूरा बैंकिंग का जो भी काम है वो आरबीआई देखता है। तो गवर्नमेंट को जब पैसे की नीड होती है ना, तो हमको जब पैसे की नीड होती है, हमारे पेरेंट्स को होती है, तो हमारे पेरेंट्स जाते हैं अपने बैंक के पास जाते हैं और बताते हैं कि हम घर बनवा रहे हैं, हमको पैसे चाहिए। उसी तरह से जब गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है तो गवर्नमेंट भी सबसे पहले अपने बैंक के पास जाती है, मतलब आरबीआई के पास। आरबीआई से कैसे पैसे लेंगे गवर्नमेंट,
तो यहाँ पे आता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे लेती है ना 1 साल या उससे कम के लिए, एक्चुअली 1 साल को नहीं, गवर्नमेंट आरबीआई से 3 महीने के लिए पैसे लेती है, उसको कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसमें गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से रेपो रेट पे लोन लेते हैं और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटीज नहीं रहती है। मतलब गवर्नमेंट आरबीआई के पास कुछ भी गिरवी नहीं रख रहा है या कोई सिक्योरिटी सेल नहीं कर रहा है। जैसे बैंक से जब आरबीआई से पैसे लेते हैं तो वो सिक्योरिटीज सेल करते हैं आरबीआई को और रेपो पे लोन लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले रही है रेपो रेट पे, लेकिन कोई सिक्योरिटी सेल नहीं कर रही है या गिरवी नहीं रख रही है। ठीक, ये होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। यहाँ पे गवर्नमेंट 90 डेज के लिए आरबीआई से लोन लेती है रेपो रेट पे। और यहाँ पे आगे एक कॉन्सेप्ट आता है ओवरड्राफ्ट का। अगर 90 डेज में गवर्नमेंट आरबीआई को पैसे रिटर्न नहीं कर सके, तब फिर 10 दिन के लिए 10 दिन का टाइम देता है आरबीआई गवर्नमेंट को, और उस 10 दिन में जो इंटरेस्ट रहता है वो होता है 10 रेपो प्लस 2%। ये इंटरेस्ट होता है, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब वेज एंड मीन्स एडवांसेस 90 डेज के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा जो 10 डेज होते हैं उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, जहाँ पे चार्ज होता है रेपो प्लस 2%। और मान लीजिए अगर 100 डेज में भी गवर्नमेंट आरबीआई को पैसे रिटर्न नहीं कर सकी, तब फिर आरबीआई उस पर रेपो प्लस 5% का चार्ज करता है। इस तरह से गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे रेज करती है। और उसके बाद फिर अब आते हैं गवर्नमेंट अब आरबीआई से ले लिए, अब पब्लिक से कैसे पैसे रेज करती है। तो पब्लिक से पैसे रेज करने के लिए गवर्नमेंट को इशू करना पड़ता है ट्रेजरी बिल, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल। मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आके मार्केट में सेल करेगी टी बिल ले लो, टी बिल ले लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में टी बिल इशू करता है। और ये टी बिल की मैच्योरिटी डेट अलग अलग होती है, मतलब 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। पहले एक आता था कि 14 डेज का भी टी बिल इशू होता था, ये बहुत पहले होता था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। ये तीन इसके मैच्योरिटी पीरियड होते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये याद रखिएगा, 91 डेज मतलब 3 महीने के लिए, 182 डेज मतलब 6 महीने के लिए, और 364 डेज मतलब 1 ईयर के लिए। ठीक, 1917 में ये कॉन्सेप्ट आया था और इसका अमाउंट है 25,000 एंड मल्टीपल, मतलब 25,000 पे इसका पे टी बिल इशू होता है और उसके मल्टीपल्स पे इशू होता है। आप ये मत सोचिएगा कि 25,000 के लिए कौन, मतलब गवर्नमेंट को कैसे 25,000 की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब 1917 में जब टी बिल आया था ना, उस टाइम 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता था। आज तो 25,000 कुछ भी नहीं है, आज तो 25,000 में लोग एक मोबाइल ही ले लेते हैं, पर पहले 1917 में 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तब गवर्नमेंट ने ये इशू किया था, तो 25,000 एंड मल्टीपल के लिए। वैसे टी बिल बहुत बड़े बड़े अमाउंट के लिए इशू होते हैं। आप कभी आरबीआई की साइट पे जाएंगे ना, तो उसमें देखिएगा 35,000 करोड़ के लिए टी बिल इशू हो रहा है, 36,000 करोड़ का टी बिल इशू। तो इस तरीके से टी बिल इशू होते हैं। और टी बिल इशू होने की डे कब, मतलब कब इशू किए जाते हैं टी बिल्स, तो ना इसका ये देख आप यहाँ पे स्लाइड पे देखिएगा, हर वेडनेसडे को टी बिल इशू होता है। मतलब तीनों टी बिल्स की का अलग अलग डे रहता है, पर जो 91 डे का टी बिल है वो हर वेडनेसडे इशू होता है। मतलब हर वेडनेसडे को 91 डे वाला जो टी बिल है उसका ऑक्शन होता है। और उसके बाद फिर नॉन रिपोर्टिंग वीक और रिपोर्टिंग वीक। नॉन रिपोर्टिंग वीक मतलब जैसे देखिए एक मंथ है, एक मंथ का जो सेकंड सैटरडे, सेकंड और फोर्थ सैटरडे, ये 2 सैटरडे बैंक की छुट्टी रहती है। उसके अलावा फर्स्ट और थर्ड सैटरडे बैंक में काम होता है। तो जो बैंक की छुट्टी रहती है ना, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, तो जो उसके पहले का जो फ्राइडे पड़ रहा है, तो उस पूरे फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन का जो रिपोर्ट है वो बैंक को भेजना पड़ता है फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे उसकी छुट्टी है। तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वीक। जब जिस फ्राइडे को बैंक अपना रिपोर्ट पूरा भेज रहा है ना आरबीआई को, वो होता है आपका रिपोर्टिंग वीक। और जब फर्स्ट सैटरडे पड़ा जहाँ पे छुट्टी नहीं है, तो उसके पहले दिन जो फ्राइडे है, मतलब फर्स्ट फ्राइडे है, उस दिन तो कोई ऐसा काम नहीं है रिपोर्ट का, तो वो नॉन रिपोर्टिंग वीक होता है। और जहाँ पे रिपोर्ट डालना है बैंक को फ्राइडे को, तो वो रिपोर्टिंग वीक कहलाता है। तो जो नॉन रिपोर्टिंग वीक का जो वेडनेसडे आता है उसमें 182 डे वाला टी बिल ऑक्शन होता है, और जो रिपोर्टिंग वीक वाला वेडनेसडे आता है उसमें 364 डेज वाला टी बिल ऑक्शन होता है। और जो 91 डे वाला टी बिल है वो हर वेडनेसडे को ऑक्शन होता है।
और इसका ऑक्शन ई कुबेर पोर्टल पे होता है। आरबीआई की साइट पे देखिएगा, ई कुबेर पोर्टल पे इसका ऑक्शन होता है 10:30 से 11 बजे। मतलब आरबीआई एक टाइम फिक्स रखता है। मैंने जब भी साइट पे देखा है ना, टाइमिंग रहती है 10:30 से 11 बजे के बीच में, तो वो रहता है, मतलब अलग अलग टाइम रहता है, वो आरबीआई डिसाइड करता है। और आज अगर ऑक्शन हुआ, मतलब आज अगर वेडनेसडे है, आज अगर ऑक्शन हो रहा है तो पेमेंट होता है थर्सडे को, मतलब नेक्स्ट डे पेमेंट होता है, या अगर नेक्स्ट डे हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट डे पेमेंट होता है। इस तरह से ऑक्शन होता है टी बिल का। और कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन टी बिल, ये एक्चुअली में पूछा तो नहीं जाता है बैंक में, पर एक बार मैंने सुना था कि एलआईसी के पेपर में ऐसा कुछ आया था। मैंने वो पेपर दिया तो नहीं था, पर एलआईसी के पेपर में ऐसा मैंने सुना था कि कुछ आया था। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक समझ लीजिएगा कि टी बिल पे रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। यील्ड मतलब रिटर्न ही होता है, तो यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्काउंट वैल्यू डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस इनटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज टू मैच्योरिटी। अब डिस्काउंट वैल्यू मतलब मान लीजिए आपका 100 रुपए का टी बिल है, ठीक, टी बिल जो भी इशू हो रहा है उसकी वैल्यू 100 रुपए है और मैच्योरिटी 91 डे है, और डिस्काउंट उसमें 3 रुपए का दिया हुआ है। मतलब जैसा मैंने बताया ना कि डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में होता है, कॉमर्शियल पेपर में होता है, तो वही सेम चीज टी बिल में भी होता है। डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, अगर आप 100 रुपए का टी बिल खरीदते हैं तो आपको 97 रुपीज देना है और 3 रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जब आप उस टी बिल को सेल करेंगे तो आपको 100 रुपए रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक। तो डिस्काउंट वैल्यू जो हो गया वो आपका हो गया 3 रुपए, बॉन्ड प्राइस आपका हो गया 97 रुपीज, क्योंकि बॉन्ड प्राइस मतलब टी बिल की वैल्यू 100 है लेकिन आप तो प्राइस 97 पे कर रहे हैं, तो 97 रुपीज बॉन्ड प्राइस हो गया आपका। और उसके बाद 365 डेज, मतलब पूरा एक साल में जो 365 डेज होते हैं, तो वो 365 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टू मैच्योरिटी। आपने 91 डे का टी बिल परचेस किया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 91 डेज। उसके बाद फिर अब आप यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन 3 into 365 अपॉन 91। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो आया 12.40%। ये आपका रिटर्न ऑन टी बिल है। मतलब अगर ओवरऑल आप देखें पूरे एक साल में आपको उस टी बिल पे कितना रिटर्न मिलता है, मतलब अभी आपने इन्वेस्ट तो 91 डेज के लिए किया था, मैच्योरिटी 91 डेज की थी, तो 91 डे में आपने वापस कर दिया, पर अगर ओवरऑल उसका देखा जाए कि ओवरऑल आपको कितना मिल रहा है उस टी बिल पे रिटर्न, तो वो 12.40% आपको मिल रहा है रिटर्न। और ये उतना टफ नहीं रहता है क्योंकि आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आप अप्रॉक्स लगा के कर सकते हैं उसको कैलकुलेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बस एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्या पता कभी पूछ लिया एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं रहता आईबीपीएस के एग्जाम्स का, कुछ भी पूछ लेता है उसमें आजकल। अब आता है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल ये भी गवर्नमेंट ही इशू करती है और इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, पूरा टी बिल की तरह ही है ये। बस ये कि ये 91 डेज से कम के लिए होता है, मतलब ये 1 डे के लिए भी हो सकता है, 90 डेज के लिए भी हो सकता है, पर 91 डेज से लेस के लिए ही होता है कैश मैनेजमेंट बिल। बाकी होता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा इसका टी बिल के जैसा ही है। हर वेडनेसडे को इसका ऑप्शन होता है और 2010 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। उसके बाद फिर हम आते हैं कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। अब अभी तक के जितना भी हमने देखा, मतलब एमएसएफ छोड़ के, एमएसएफ में कोलैटरल रखना पड़ता है, बाकी उसके अलावा कॉल मनी मार्केट हो गया, वेज एंड मीन्स एडवांस हो गया, ये सब में कोई कोलैटरल नहीं था। इसमें ऐसे ही बस ले रहे थे, लोन ले रहे थे और रिटर्न कर रहे थे, लोन ले रहे थे रिटर्न कर रहे थे। अब यहाँ पे आता है कोलैटरल रख के जो बोरो करते हैं ना, उसको कहते हैं कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, उसको गिरवी रख के लोन लिया जाता है और इसको रेगुलेट करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी है जिसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत है, तो यहाँ पे अपना सिक्योरिटीज को कोलैटरल के रूप में रखते हैं और उसको मतलब बोरो करते हैं, फंड बोरो करते हैं। यहाँ पे भी टाइम 1 डे टू 1 ईयर के लिए रहता है ये। और यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्फिनेट का यूज करता है इस ऑपरेशन को रेगुलेट करने के लिए। इन्फिनेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। अब ये आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कोई भी बैंकिंग का कोई भी टर्म आता है जहाँ पे एब्रिविएशन है, तो एब्रिविएशन उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी एक एसबीआई पीओ के एग्जाम में पूछा था, वो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई टॉपिक था, उसमें पूछा गया था एक फुल फॉर्म, मेरा गलत भी हो गया था वो। सो फुल फॉर्म हमेशा एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म याद रखिएगा।
जो जो भी आता है, मतलब जो जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं ना, जीए का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी एब्रिविएशन आ रहा है तो उसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आता ही है ये। सॉरी। सो यहाँ तक के तो हो गया हमारा मनी मार्केट। अब आप ये सोच रहे हो कि कोई किसी को एक दिन के लिए या 3 महीने के लिए क्यों पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, उनको रहता है कि मतलब जैसे मुकेश अंबानी है, उसके पास 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। अब उसको तो प्रॉफिट कमाना है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको हर टाइम प्रॉफिट का ही रहता है, मतलब उनके माइंड में यही रहता है कि हम कैसे करके अपने पैसे का यूज करें और कैसे उस पर प्रॉफिट कमाएं। अब उसके पास 10,000 रुपए हैं, वो 10,000 चाहे तो वो एफडी करा सकता है, लेकिन क्या मतलब एफडी कराने का, एफडी पे कितना ही ब्याज मिलता है, 3% या 4%। ठीक। और यहाँ पे आपको ब्याज भी मिल रहा है और प्लस आपको जल्दी पैसा मिल रहा है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए है आपके पास, आप इन्वेस्ट कर दिए उसको, लेकिन आपको अब आपको 7 दिन के बाद फिर से पैसे की जरूरत पड़ गई, या कल पैसे की जरूरत पड़ गई आपको, फिर क्या करेंगे आप, कहाँ से लाएंगे 10,000 रुपए। तो इसलिए मनी मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो मनी मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि मान लीजिए ठीक है उनको नहीं है, मतलब आज 10,000 वो इन्वेस्ट कर दिया, कैश मैनेजमेंट बिल ले लिए 10,000 रुपए डाल के, और उसके बाद फिर उनको कल ही पैसे की नीड हो गई, तो वो तुरंत अपना कैश मैनेजमेंट बिल को फिर सेल किए और अपना पैसा वापस ले लिए। तो इसलिए मनी मार्केट को प्रेफर करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जनरली मनी मार्केट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको बहुत फ्रिक्वेंटली पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, आज दिए कल ले लिए वापस, इस तरह से। तो इसलिए लोग मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अब ये था मेरा मनी मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट, जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं समझा सकूं आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू वेरी मच।